जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का जो मॉडल पेपर है, हमारा जो मॉडल पेपर आ चुका है, उसका हम बिल्कुल पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पूरा करेंगे हमारे इतिहास का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इतिहास विषय का, और ये मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आपसे मैं साथ में उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो के साथ ही ये क्वेश्चन को साथ में नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, देखिए ये नोटिस है कि ये जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे कैंडिडेट, उसको क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो भी लोग सिंधु घाटी के निवासी थे, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो एक का बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो हो जाएगा सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। सी, सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो जगह बनाए गए थे, वो उसे कहा गया था विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त मिले हैं, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आगे हमें से पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना कॉपी पेन नहीं निकाला है, तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि कॉपी कलम निकाल लीजिए और ये इसे लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मॉडल पेपर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूरा टकराएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी, वो किस युग की सभ्यता कही जाती है, तो वो कहा जाता है कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, उस समय जो कांसा का उपयोग हो जाता था, कांसा नामक धातु का, उस समय कांसा का उपयोग सबसे अधिक किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ये कांस्य युग की सभ्यता है। आगे क्या है, देखिए आगे है, मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है। यानी कि मोहनजोदारो ये शब्द है, मोहनजोदारो ये किस भाषा का शब्द है, इसे किस भाषा से लिया गया है, तो इससे लिया गया है सिंधी भाषा का शब्द है। ये मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। अभी देखिए ये क्या कह रहा है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। यानी कि जो लोथल है, उस समय जो कि लोथल बंदरगाह था, वो किस राज्य में स्थित है। लोथल बंदरगाह, तो लोथल बंदरगाह अभी हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे क्या है कि इंडिका जो कि किताब है, ये इसके लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक है हमारे मेगास्थनीज, जो कि यूनान के राजदूत थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आए थे। ठीक है, तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। आगे है, देखिए कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। जैसे किसी भी व्यक्ति से युद्ध करके विजय पाना, और किसी की धम्म करना, किसी की सेवा करना, अपने माता पिता के सम्मान करना, यही कहलाता था धम्म। ठीक है, तो धम्म की शुरुआत किसने की थी, धम्म की शुरुआत की थी सबसे पहले अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या था,
धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये अशोक ने शुरू की थी। आगे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी कि मौर्य वंश का प्रथम शासक पूछा जा रहा है। जो कि मौर्य वंश का प्रथम शासक हुआ वही उसका संस्थापक ही हुआ था। मौर्य वंश का प्रथम शासक और इसका संस्थापक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? जो कि गुप्त काल में आया था, गुप्तों के काल में। ठीक है, तो वो कौन चीनी यात्री था जो कि भारत आया था? तो वो था फाहियान। ठीक है, फाहियान चीनी यात्री था जो कि गुप्त के काल में भारत आया था। ठीक है, तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो फाहियान आया। आगे देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो अभी हम जिसे पटना नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना किसने, किस शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना की थी उदयन ने। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, उदयन। आगे देखिए, आगे है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? यानी कि जो महाभारत हुआ था पानीपत में, वो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिनों तक। ठीक है, कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था ये। आगे देखिए, आगे है महाभारत की रचना किसने की थी? यानी कि महाभारत को किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभारत को लिखा है महर्षि वेद व्यास ने। ये आप सबको जानकारी होगी ही। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास ने। आगे है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी कि जो ऋग्वेद में जो भी ऋग्वेद काल के जो भी लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? वो लोग प्रकृति देवों की पूजा करते थे। ठीक है, ऋग्वेद कालीन जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। आगे क्या दिया हुआ है? सांची किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो सांची जो कि बौद्ध धर्म का स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? सांची, तो सांची हमारे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, तो सांची किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे पूछा जा रहा है हमसे कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के तराई में कपिलवस्तु नामक गांव में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? यह है कपिलवस्तु। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे पूछा जा रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? यानी कि जो भी साहित्यिक स्रोत है उसमें पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। तो हमें क्या यहाँ पूछा जा रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। आगे देख लीजिए, आगे क्या है? हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान किस किस धर्म में है? तो ये थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? यानी कि पहली बार बौद्ध धर्म का मीटिंग जो हुआ था वो किसके शासन काल में हुई थी? पहली बार बौद्ध धर्म का मीटिंग, तो ये पहली बार जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी अजात शत्रु के काल में। ठीक है, और अजात शत्रु किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के काल में। आगे देखिए, आगे क्या है? नाथ मुनि का संबंध है, यानी कि नाथ मुनि
किस धर्म से संबंधित थे? तो जो नाथमणि थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है, नाथमुनि किस धर्म से संबंधित थे? नाथमुनि वैष्णव धर्म से संबंधित थे। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? यानी कि जो तंबाकू सबसे पहले हमारे भारत में आया था, तो इसका सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था? तो इसने अकबर को सबसे पहले अकबर ने की थी तंबाकू का सेवन। तो हमारे पास क्वेश्चन था, तंबाकू का सेवन सबसे प्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने किया। आगे देखिए, आगे क्या है। आइन ए अकबरी, यानी कि आइन ए अकबरी जो है वो कृषि के संबंध में लिखा गया है। अकबर के समय के में जो भी खेती चलती थी उसके संबंध में एक किताब लिखा गया है, आइन ए अकबरी। क्या लिखा गया? आइन ए अकबरी। तो ये कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी जो किताब है ये कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। जो आइन ए अकबरी किताब है, आइन ए अकबरी की, ये कितने भागों में विभक्त है? जिसे 5 भागों में बांटा गया है। आगे क्या है देखिए, अकबरनामा के अनुवादक कौन है? यानी कि अकबरनामा का अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का अनुवाद किया था बेब्रिज ने, ब्लैकमैन ने और जैरेट ने। तो इन सभी ने किया था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो इनमें से सभी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? इनमें से सभी। आगे क्या है देखिए, फतेहपुर सिकरी को किसने अपनी राजधानी बनाई थी? तो फतेहपुर सिकरी को जिसने अपनी राजधानी बनाई थी वो था अकबर। अकबर अपनी राजधानी कहाँ ले गया? फतेहपुर सिकरी ले गया था। आगे पूछा जा रहा है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? यानी कि अकबर ने सभी धर्मों का धर्म दीन ए इलाही चलाया था, जो कि सभी धर्म के लिए चलाया गया था कि सभी लोग एक अपना धर्म चलाए, जिसे कहा गया था दीन ए इलाही। और इसी दीन ए इलाही धर्म के अनुसार अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया और हिंदुओं के हिंदुओं के संरक्षण में अपने माथे पर लाल टीका लगाना शुरू किया था अकबर ने। तो अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो इसने शुरू किया था 1581 ईस्वी में। तो क्या हमारे पास 1581 ईस्वी है? ए ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? इनमें से कोई नहीं। और जब आप रहेगा एग्जाम में तो क्या रहेगा? 1581 ईस्वी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दीन ए इलाही कब शुरू किया गया था? तो 1581 ईस्वी में। और अगर ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, अकबर का संरक्षक कौन था? यानी कि जो अकबर जब 12 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था, तो क्या वो 12 वर्ष की उम्र में शासन करने के लायक था? नहीं था। तो 12 वर्ष की उम्र में उसका रक्षा कौन कर रहा था? उसका संरक्षण कौन था? तो जो बैरम का खां था, वो बैरम खां उसका संरक्षक था, उसका वजीर था। ठीक है, तो अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये था बैरम खां। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी उसका क्या नाम था? उसका नाम है बाबर। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। आगे पूछा जा रहा है हमारे पास कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सब जानते हैं ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। देखिए आगे क्या है,
गोपुरम का संबंध है, यानी कि गोपुरम क्या होता है? तो जो गोपुरम होता है उस समय वो था मंदिर से संबंधित था। मंदिर का जो द्वार होता था ना उसको कहा जाता था गोपुरम। तो हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ठीक है, गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। आगे ऑब्जेक्टिव है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि जब हमारे पास हरिहर और बुक्का विजयनगर के बारे में बात किया जा रहा है 1336, 1335, 1340 ईस्वी के बारे में, तो उस समय रूस में भारत विद्या यानी कि रूस में भारत की चीज़ों को विकसित किया गया था। तो इसका जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है G.S. लेवीदेव को, जिन्होंने रूस में भारतीय विद्याओं को जन्म दिया और रूस में भारत की चीज़ों को ये लेके गए। आगे क्या है देखिए, आगे क्या है कि आगे है निम्न में से महिला संत कौन थे? यानी नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन थी जो कि महिला संत थी? ठीक है, तो मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी और कराईकल भी। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? यानी कि दिए हुए 4 विकल्पों में से कौन है जो कि महाराष्ट्र के संत नहीं थे? तो जो चैतन्य थे वो महाराष्ट्र के संत नहीं थे, चैतन्य पश्चिम बंगाल के संत थे। ठीक है, तो ये और ये तीनों महाराष्ट्र के संत थे। जो चैतन्य थे ये कहाँ से के संत थे? ये पश्चिम बंगाल के संत थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तो ये चैतन्य महाराष्ट्र के संत नहीं थे। आगे हमारे पास ऑप्शन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? यानी कि तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो आप सब जानते हैं कि तलवंडी में जन्म हुआ था नाना काना साहब का। ठीक है, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो जो विष्णु को अपना पति मानती थी वो थी अंडाल। ठीक है, अंडाल महिला संत थी जो कि विष्णु भगवान को अपना पति मानती थी। और जो मीरा थी ये अपने आप को कृष्ण भगवान की पति मानती थी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो वो अंडाल थी। आगे ऑब्जेक्टिव है विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? क्योंकि विलियम हॉकिंस अंग्रेज अधिकारी था, ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये आया था जहांगीर के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? ये आया था जहांगीर के काल में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? तो जो कि इबन बतूता था इसने अपने बारे में अपने यात्री का जो विवरण लिखा था भारत के बारे में, ये किस भाषा में लिखा था? तो इसने लिखा था फारसी में। ठीक है, तो इबन बतूता ने अपनी यात्री का विवरण किस भाषा में दिया है? तो फारसी भाषा में लिखा था इसने अपनी यात्री का विवरण। आगे क्या है कि आगे है कार्नवालिस कोड कब बना था? यानी कि कार्नवालिस जो कि अंग्रेज का शासक था, ये अपना अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? कार्नवालिस कोड कब बना था? तो ये बना था 1793 ईस्वी में। ठीक है, तो कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 ईस्वी में। आगे क्या कहा जा रहा है, महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ये जो महलवारी बंदोबस्त लागू किया गया था ये किसके द्वारा लागू किया गया था?
तो महलबारी व्यवस्था लागू की गई थी कैप्टन मुनरो द्वारा, ठीक है। इसे लागू किया था कैप्टन मुनरो ने। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो आरा, जगदीशपुर आरा में 1857 का विद्रोह हुआ था, उसने नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व थे, आपको ये बताया हुआ, ये हमारे वीर कुंवर सिंह थे, जिन्होंने जगदीशपुर आरा से अंग्रेजों को छका छका कर पीटा था। आगे कहा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? यानी कौन था जो कि संथाल विद्रोह का कमान संभाले हुए था? तो वो था सिद्धू कान्हू, ठीक है। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था सिद्धू कान्हू। ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, संथाल विद्रोह का नेता। आगे है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? यानी कि दक्कन में जो दंगा हुआ था उसके जांच के लिए आयोग गठित हुई थी। तो ये कब हुई थी गठित? तो ये हुई थी 1875 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे क्या है, द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन एक किताब का नाम है। द ग्रेट रिवेलियन 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है हमारे अशोक मेहता जी, ठीक है। तो द 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अशोक मेहता। आगे हमारे पास प्रश्न है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जब 1857 का विद्रोह भारत में अलग अलग जगहों पर चला था, उन्हीं में से एक जगह का नाम है अवध, ठीक है। क्या नाम है? अवध। तो अवध में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अवध में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल, ठीक है। अवध में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो अवध में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए आगे हमारे पास विकल्प है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेपाल गए थे? यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो कौन क्रांतिकारी थी जो कि नेपाल चला गया था? वो क्रांति थे नाना साहब जो थे, वो कहाँ चले गए? नेपाल चले गए, क्योंकि 1857 के बाद के क्रांति को दबा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? नाना साहब नेपाल चले गए। आगे क्या है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? यानी कि जो हमारे भारत था वो अलग अलग यूरोपीय देशों से बना हुआ था। फ्रांस, जापान, फ्रांस, अमेरिका, सॉरी अमेरिका कर रहा हूँ, फ्रांस वालों ने, इंग्लैंड वालों ने और पुर्तगाल वालों ने अलग अलग जगहों पर कब्जा कर रखा था। तो उन्हीं में से एक जगह था गोवा। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? यानी कि भारत में सबसे पहले प्रथम पुर्तगाली कौन आया था? तो भारत का खोज किसने किया था? तो जो सबसे पहले जो जिसने भारत का खोज किया होगा वही आया होगा ना। तो भारत का खोज किया था वास्को डिगामा ने। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा, ठीक है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये था वास्को डिगामा। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में अवस्थित है? जो फोर्ट विलियम है वो भारत के किस शहर में अवस्थित है? फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम जो ये कोलकाता में अवस्थित है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम के भारत के किस शहर में अवस्थित है? ये कलकत्ता में अवस्थित है। आगे देखिए कहा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी?
क्योंकि कलकत्ता में पहले कलकत्ता ही हमारे भारत की राजधानी थी, तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी 1773 ईस्वी में। वहाँ पे एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत कलकत्ता में ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? उस अधिनियम का नाम बताया। तो उस अधिनियम का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। आगे है, चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? यानी किस शहर में चौल इमारतें ज़्यादा पाया जाता है? तो चौल इमारत पाया जाता है सबसे ज़्यादा बम्बई में, ठीक है। बम्बई का भी नाम है मुंबई। तो चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? तो ये बम्बई की प्रमुख विशेषता है। आगे हमारे पास सबसे प्रश्न पूछा गया, सबसे दुनिया का सबसे आसान प्रश्न कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप सब जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो आज के क्लास में हमने 50 ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है, और जो भी 50 ऑब्जेक्टिव है मैं आपको वो अगले वीडियो में करवा दूंगा। अगर इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह 50 का 50 ऑब्जेक्टिव समझ पाए होंगे। अगर ये 50 ऑब्जेक्टिव आपने नहीं समझा हो तो मुझे उस क्वेश्चन का सीरियल नंबर टाइप कर दीजिए, मैं कमेंट में बता दूंगा। और इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।